हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई लाउड एंड क्लियर? तो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे, है ना। दिस इज पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, बट ये इकोनॉमिक्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है इकोनॉमिक सर्वे। और कल आएगा बजट, तो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है आपके एग्जाम प्रिपरेशन के हर स्टेप का, बी इट प्रीलिम्स, बी इट मेंस और बी इट इंटरव्यू। ठीक है, हर स्टेज में, प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, कहीं में भी इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और बजट से भी काफ़ी ज़्यादा हाईली चांस रहता है कि बजट से भी क्वेश्चन आए ही आए। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक सर्वे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज ऑलमोस्ट आफ्टरनून के टाइम पे इकोनॉमिक सर्वे आया, और आफ्टरनून में इकोनॉमिक सर्वे आया। इकोनॉमिक सर्वे जनरली 500 पेजेस के आसपास होता है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी। 480 के आसपास आई थिंक ये वाला इकोनॉमिक सर्वे है। 480 पेजेस आप खुद से पढ़ने जाओगे, ठीक है, भले ही आपने पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है तो आराम से आप 2-3 दिन तो लगाओगे। ठीक है, उसमें फिर क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन से ग्राफ पढ़ने हैं, कौन से ग्राफ छोड़ने हैं, ठीक है, वो काफ़ी उसमें आपको मुश्किल आएगी। ठीक है, क्या रेलेवेंट है, क्या रेलेवेंट नहीं है, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है कि इकोनॉमिक सर्वे साथ में एक समरी भी निकालता है इन्फोग्राफिक्स का, इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स की। हाँ, उससे देख के आप मेन मेन चीजें की ट्रेंड समझ सको। ठीक है, तो वो आप खुद से पढ़ सकते हो अगर आपके इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं। आई मीन आपके क्लासेस में इकोनॉमिक्स पूरा हो चुका है, तो वो खुद से समझ सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो। बट अगेन उसको भी करने की खास ज़रूरत नहीं है। और वो समरी है, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेन वाले डॉक्यूमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो भी सिविल सर्विसेज बॉडी है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एपीएससी हो, चाहे और कोई स्टेट बॉडी हो, वो समरी रखे और क्वेश्चन बनाए। वो डिटेल से क्वेश्चन बनाते हैं, तो हम लोग डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे, है ना। अगर हमें सिर्फ समरी समरी पढ़ना होता, 30-31 पेज की समरी है, तो एक दिन में आराम से हम लोग पढ़ लेते, समझ लेते। बट इट इज मोर देन 480 पेज डॉक्यूमेंट, तो हम लोग इसको चैप्टर चैप्टर वाइज तोड़ तोड़ के आराम से 3-4 बार में, 3-4 पार्ट में करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज टुडे वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट पार्ट, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी चैप्टर हम कर रहे होंगे, जो भी एनालिसिस इकोनॉमिक सर्वे का हम समझ रहे होंगे, उसमें जो भी ट्रेंड्स होगा, वो ट्रेंड्स के अलावा जो भी कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट आप में बहुत लोगों को पता होगा जिनके बैचेज में इकोनॉमिक्स हुआ है, कुछ लोग, या फिर बहुत लोगों को नहीं पता होगा जिनके बैचेज में इकोनॉमिक्स नहीं हुआ है। तो वो कॉन्सेप्ट्स भी मैं एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, सो दैट कि इकोनॉमिक सर्वे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो वी विल बिगिन द डिस्कशन ऑन द इकोनॉमिक सर्वे। प्रियव्रत बोल रहे हैं तबीयत तबीयत अब ठीक है। कल मैं थोड़ा बीमार लग रहा था, तो आई अवॉइडेड करंट अफेयर्स एनालिसिस भी नहीं किया, और कल मेडिसिन लेने के बाद टुडे आई एम वेरी गुड। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे एनालिसिस पार्ट 1। पार्ट 1, की फैक्ट्स अबाउट इकोनॉमिक सर्वे। पहले तो ये जान लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेके आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो इसको लेके आती है। ठीक है, सर्वे है पूरा, पिछले साल पूरा इकोनॉमिक्स जो है इंडिया का, मैक्रो इकोनॉमिक कैसा चला, है ना। अगर इकोनॉमिक्स को बांटते हैं तो माइक्रो और मैक्रो बांटते हैं ना, तो कैसे कैसे मैक्रो इकोनॉमी पूरा इंडिया का चला है, और पिछले कुछ ईयर से, मे बी 5 ईयर, 10 ईयर, 2 ईयर्स, 20 ईयर्स से क्या कंपैरिजन है। हम लोग इकोनॉमी वाइज पूरा इंडिया एज अ कंट्री कैसा कर रहा है, समझ में आई बात। जीडीपी ग्रोथ कैसा हो रहा है, जीवीए ग्रोथ कैसा हो रहा है ना। एफडीआई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है, ठीक है, बैंक्स किस स्थिति में है, फाइनेंसेस किस स्थिति में है, ये सारा एनालिसिस जो है करके देता है। इसके अलावा और भी चीजें बताता है कि पॉवर्टी एलिवेशन और कैसे हो सकता है। ठीक है, तो एनालिसिस भी करता है। इकोनॉमी में जो चैलेंजेस चल रहे होते हैं उसको भी बताता है, और साथ साथ में उन चैलेंजेस को कैसे टैकल किया जा सकता है वो सारा पॉइंटर्स भी देता है कि कैसे हम, क्या क्या पॉलिसी मेजर्स हमें लेने चाहिए कि हम उन चैलेंजेस को क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। समझ में आई बात। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे करता है। प्रिपेयर्ड कौन करता है? बजट कल आएगा, यूनियन बजट, 1 फरवरी को यूनियन बजट आता है।
उसके एक दिन पहले 31 आज है, 31 को क्या प्रेजेंट होता है? इकोनॉमिक सर्वे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री के अंदर क्या हो गया? डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उसमें इकोनॉमिक डिवीजन और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, जो फिलहाल कौन है? अनंता नागेश्वरन है, ठीक है। उन्होंने प्रेजेंट, वो लोग उसको क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। ये डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है। सुपरविजन किसका रहता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। हर साल या इनका जो भी टेन्योर होता है उसके बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑब्वियसली बदलते रहते हैं, ठीक है। कई बार इतना माइन्यूट डिटेल्स भी एग्जाम में पूछ ले जाता है। तो अगर आप पहली बार ही इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग आप पहली बार पढ़ रहे होगे जीवन में, तो आपको ये डिटेल जानना भी जरूरी है ना। सर्वे में ये है, सर्वे में वो है, सर्वे है क्या? समझ में आई बात? इट इज टेबल्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। आज अगर आप लोगों ने पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखते हो, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कभी कभी देखा करो, प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, स्पीच होता है, उसके बाद से आपको फाइनेंस मिनिस्टर क्या प्रेजेंट करती हैं? इकोनॉमिक सर्वे को, कि सर्वे है कि हमारा इकोनॉमिक्स कैसे था और कैसे रहने वाला है, ठीक है, ठीक है। पर्पस क्या है? टू रिव्यू द डेवलपमेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमी ओवर द प्रीवियस 12 मंथ। प्राइमरली एक साल में कैसा रहा, टू समराइज द परफॉर्मेंस, टू हाईलाइट द पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज ली है कि हम अपनी इकोनॉमी को और बेहतर बना सके। टू एनालाइज द इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड प्रोवाइड एन आउटलुक फॉर द कमिंग ईयर। कमिंग ईयर में हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए पॉलिसीज का रिकमेंडेशन भी करना होता है। पहली बार कब प्रेजेंट किया गया है? अगर आजाद इंडिया हम बोले तो 1951 में। तब ये बजट का ही पार्ट हुआ करता था। बजट के साथ ही क्या आता था? इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाता था, है ना। बाद में 1964 में इसको सेपरेट कर दिया गया, क्योंकि ये काफी बल्कि होता है, वॉल्यूमिनस होता है, और पहले अलग कर देने से थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कई बार ये छोटे छोटे इंफॉर्मेशन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमें पता रहने चाहिए, है ना। हाउ इज द सर्वे रिलेटेड टू बजट? प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन। रिलीज अ डे बिफोर बजट। बजट को प्रेजेंट करने के एक दिन पहले इसको रिलीज कर दिया जाता है। इट समराइजेज द एनुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री एंड स्केचेज आउट शॉर्ट एंड मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट। शॉर्ट एंड मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट क्या है, वो सब चीज बताता है। ये अगेन वही चीज है जो हमने अभी समझाया, ठीक है। एज अ फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द इकोनॉमिक सर्वे प्रोवाइड्स डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल डेटा कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। इस डॉक्यूमेंट में आपको डेटा भर के मिलेंगे, है ना। यू आर लाइक कि सर डेटा कहां से करना है, तो इस इकोनॉमिक आपका सर्वे में भर के डेटा मिलता है। हर चैप्टर में आपको डेटा के बौछार मिलेगा, बट कौन सा डेटा करना है, याद रखना है, कौन सा छोड़ना है, अगेन मैं बताऊंगा, वही आपको आगे याद रखना होगा, वो भी प्राइमरली मेंस के लिए। कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट किसके होंगे? प्रीलिम्स के लिए। ट्रेंड्स किसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे? प्रीलिम्स के लिए, है ना। और डेटास किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? मेंस के लिए। कॉन्सेप्ट प्लस डेटास, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें याद करना होगा। इसमें बहुत सारे ग्राफ मिलेंगे आपको, वो ग्राफ के हिसाब से डेटा को एनालाइज किया जाता होगा। तो कुछ ग्राफ हम समझेंगे और सीखेंगे कि ग्राफ्स कैसे एनालाइज करते हैं। इकोनॉमिक लैंडस्केप। इकोनॉमिक सर्वे ब्रिंग्स आउट द इकोनॉमिक ट्रेंड इन द कंट्री विच फैसिलिटेट्स अ बेटर अप्रिसिएशन ऑफ द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। कैसे जितना रिसोर्स इंडिया के पास है उसको कैसे हम मोबिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कंट्री के बेटरमेंट के लिए। ये बेसिक चीजें बजट के हिसाब से बताता है। इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे अभी जो इस साल आया है, अभी करंट ईयर कौन सा है, जो करंट ईयर चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर को क्या बोलेंगे? 24-25। क्या बोलेंगे? 24-25। 1 अप्रैल 2024 के बाद 31 मार्च 2025 तक जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो ये इकोनॉमिक सर्वे जो है वो किसका है? फाइनेंशियल ईयर 24-25। समझ में आई बात? या डायरेक्टली बोलना है तो 25 भी बोल सकते हैं। कल बजट आएगा, बजट अगले साल के लिए आएगा, है ना, 1 अप्रैल और उसके बाद के लिए। तो वो क्या होगा? बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। कुछ समझ में आई बात, है ना। ये छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स हैं जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। तो इस इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ की बातें बताई हैं, एकदम पॉइंटर्स हाईलाइटेड, है ना। यहां से भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं तो वो भी हमें जानने हैं। जीडीपी ग्रोथ कितना होगा अगले साल फाइनेंशियल ईयर 26? तो इसने इस बार रेंज पकड़ा है मोटा सा, 6.3 से लेके 6.8 के बीच में होगा।
मतलब क्लियरली 7 तो टच नहीं करने वाला है, बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं है, ठीक है, ओके ओके जैसा ग्रोथ देखने को मिलेगा। 6.3 से कम भी नहीं होगा, तो बहुत पुअर ग्रोथ में भी हम लोग नहीं जा रहे हैं। ऑल सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग वेल। इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि ऑलमोस्ट सारा सेक्टर अच्छा ही कर रहा है। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी पढ़ते हो ना आप, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आप करते हो, लैंड और उससे रिलेटेड चीजें, एग्रीकल्चर, माइनिंग, है ना, फिशरीज वगैरह, ठीक है, फिशरीज, पिगरीज, ठीक है, ये लाइव स्टॉक्स, रियरिंग, ये सब कुछ क्या है, प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर अच्छा कर रहा है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, है ना, कपड़े बनाओ, शूज बनाओ, कुछ भी बना रहे हो आप, मशीन्स बनाओ, तो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अच्छा कर रहा है। टर्शियरी सेक्टर वो क्या है, सर्विस सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ इंडस्ट्री, टूरिज्म, है ना, बैंकिंग, आईटी सेक्टर, ये क्या है, टर्शियरी सेक्टर। तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि ऑल सेक्टर्स आर परफॉर्मिंग वेल। रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन सॉफ्टन्स फ्रॉम 5.4 टू 4.9। रिटेल मतलब हम लोग जो सामान खरीदने जाते हैं, हम लोग क्या है, रिटेल में सामान खरीदते हैं, ठीक है। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है, हेडलाइन मतलब ऑल इंक्लूसिव, फूड वगैरह सब लेके हम क्या बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन, वो जो है 5.4 था, अभी कितना है, 4.9। मतलब थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइंस टू 3.2, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट में यूज किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको मेंस में देखने के लिए मिल सकता है ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैव डिक्लाइंड ओवर द 4-5 years, what are the policy measures taken by the government so that the unemployment condition have been improved। मतलब कंडीशन मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन जो है वो अच्छा हुआ है, लोग ज्यादा एम्प्लॉयड हुए हैं। समझ में आई बात? तो डायरेक्टली एक लाइन पे, एक्चुअली तो एक चैप्टर का समरी होगा, बट एक लाइन पे ये क्वेश्चन बन सकता है। समझ में आई बात? और इकोनॉमिक सर्वे ने ऐसे मेजर्स दे के रखे होंगे जो गवर्नमेंट ने लिया है। सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट ग्रू बाय 11.6। सर्विस सेक्टर बताया मैंने, बैंकिंग, आईटी, है ना, इंश्योरेंस सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ये क्या है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में ग्रोथ कितना है, 11.6 इन द फर्स्ट 9 months ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। फर्स्ट 9 month मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक की बात हो रही है। कब से कब तक, अप्रैल से जनवरी में तो हम खड़े हैं, ठीक है, 31 जनवरी को, तो ऑब्वियसली जनवरी का डेटा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। फूड इन्फ्लेशन ड्रिवन बाय फैक्टर्स सच एज सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। फूड इन्फ्लेशन बढ़ा है, और फूड इन्फ्लेशन का वजह क्या है, सप्लाई चेन का डिसरप्शन। सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा डिसरप्शंस का होना। सप्लाई चेन मतलब यहां से कुछ फूड ग्रो हुआ, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, कहीं और पहुंचना है, वो टाइम से पहुंच नहीं सका, है ना, कहीं और पे स्टोर नहीं किया जा सका, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लाई चेन डिसरप्शंस बोलते हैं। तो उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ दिख रहा है। और साथ में एक और कंडीशन है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। समझ में आई बात, है ना। एग्रीकल्चर में आपको मेंस में एकदम 10 मार्कर 15 मार्कर क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन से कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, या कुछ ऐसा रिलेट करके एग्रीकल्चर के साथ भी मिल सकता है ना। और साथ में सप्लाई चेन डिसरप्शन को कम करने के लिए खासकर एग्रीकल्चरल सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया है, और क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये है हमारे पॉइंटर्स की क्या है इस साल का हाईलाइट, ठीक है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अब प्रीफेस ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले प्रियम्बल पढ़ते हो, तो इकोनॉमिक सर्वे में पहले क्या है, प्रीफेस। कोई भी बुक में पहले क्या होता है, प्रीफेस होता है, क्या कहना चाहता है वो अपने अंदर से, ठीक है, एक तरह से एसेंस, ठीक है। तो एसेंस ये बोलता है डोमेस्टिक ग्रोथ थ्रू डी रेगुलेशन, कि डोमेस्टिक ग्रोथ कैसे होगा। डोमेस्टिक मतलब इंडिया का, इंडिया के अंदर का ग्रोथ होगा डी रेगुलेशन से, रेगुलेशन में डी लगाने से। मतलब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है सेक्टर्स को, उसको रेगुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलेशन, है ना। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा हुआ है, रात में मत निकलो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, यहां मत जाओ, दोस्तों के साथ पढ़ने मत बैठो, ठीक है। अगर तुमको एकदम फ्री छोड़ दें तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा रिस्क है। किस चीज का रिस्क है, कि तुम बिगड़ नहीं जाओ, और कुछ चीजों का रिस्क है। समझ में आ रही बात? उन सब चीजों का रिस्क जरूर है, बट हो सकता है कि जितना ज्यादा तुम इधर उधर घूमो, अपने हिसाब से काम करो, तुम और ज्यादा लर्न कर सकते हो। तुमको जितना बांध के रखा जाएगा, तुम्हारी लर्निंग एबिलिटीज, एटीट्यूड वगैरह बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। गवर्नमेंट वैसे ही क्या करती है, बहुत सारे सेक्टर्स को रेगुलेट करती है ना, कि प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, क्या क्या इन्वायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो करने हैं,
क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने हैं, क्या क्या एक्सपोर्ट पे क्या रेगुलेशन है, इंपोर्ट पे क्या रेगुलेशन है, समझ में आ रही बात। तो वो सारे रेगुलेशन को कम करने की बात हो रही है। और ये एलपीजी रिफॉर्म में मेनली जब हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुआ था, आपको पता है ना क्या हुआ था, जिनको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पता है, 1991 में क्या हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म। उसके पहले मैक्सिमम कंट्रोल कौन करता था इकोनॉमिक्स पे, गवर्नमेंट खुद करती थी। मैक्सिमम कंपनी क्या थी, पीएसयूज थी, प्राइवेट कंपनीज थी, बट क्या थी, कम थी। तो एलपीजी रिफॉर्म के बाद बहुत सारे सेक्टर को ओपन कर दिया गया कि जिसमें प्राइवेट भी अपना अपना यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, है ना, सीमेंट कंपनी खोल रहे हैं। समझ में आई बात। 1991 के पहले देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपको बहुत कम मिलेंगी, ठीक है, और बाकी चीजें सीमेंट फैक्ट्री शायद आपको प्राइवेट नहीं मिलेंगी। समझ में आई बात। टेलीकॉम सेक्टर आपको नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो वही है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का की कंपोनेंट क्या होता है, डी रेगुलेशन, उसके अंदर। समझ में आ रही बात। Lowering business cost through deregulation is crucial for boosting economic growth and employment in the face of global challenge. ये सर्वे ये बोलता है कि ग्लोबल चैलेंज बहुत सारा है। हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या ग्लोबल चैलेंज है अभी जो देखने को मिल रहा है लास्ट 1-2 साल से। बहुत बार हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया होगा, आज फिर जैसा डिस्कस करेंगे आप लोग को याद आ जाएगा जो पहले से पढ़ रहे हो। ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट, रिसेंट इलेक्शन इन मेजर डेमोक्रेसीज। इंडिया में इलेक्शन था लास्ट ईयर की बात हो रही है। अमेरिका में इलेक्शन था, इंडोनेशिया में भी इलेक्शन था। हैव इन्फ्लुएंस्ड पॉलिटिकल लैंडस्केप। ठीक है, तो इलेक्शंस होता है तो बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती है, पॉलिसीज वगैरह। इकोनॉमी के लिए बड़ा ट्यूमुल्टस स्थिति रहता है कि इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, है ना। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन इन जर्मनी एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज इन यूरोप अफेक्ट द ग्लोबल इकोनॉमी। जर्मनी में इकोनॉमी क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब उनका जीडीपी घट गया है। समझ में आई बात। और पूरे यूरोप में क्या है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है कि कौन जीतेगा, किस तरह की पार्टी आएगी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिक्स डिफाइन करता है कि इकोनॉमिक्स कैसा होगा। अफगानिस्तान का इकोनॉमिक्स कैसा है, कुछ नहीं। सीरिया का कैसा है, कुछ नहीं, क्योंकि पॉलिटिकली स्टेबल ही नहीं है। प्राइमरी चीज क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर हम बोले कि नॉर्थ ईस्ट जो है पीछे है इकोनॉमिकली, तो प्राइमरी रीजन क्या है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। मणिपुर अगर पीछे है तो क्या है, प्राइमरी रीजन क्या है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। समझ में आ रही बात। ठीक है, नेक्स्ट, द रीओपनिंग ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी पोस्ट कोविड हैज लेड टू इंक्रीज्ड एक्सपोर्ट बट नो सिग्निफिकेंट डोमेस्टिक ग्रोथ स्पर्ट। चाइना ने बहुत सारा एक्सपोर्ट किया वापस कोविड के बाद, बट चाइना के अंदर कुछ खास ग्रोथ नहीं हो रहा। जो है वो एक्सपोर्ट करता जा रहा है, बट अंदर में उसका ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ समझते हो, है ना। तुम्हारा अगर कुछ कंपनी है, तुम 100 साइकिल प्रोड्यूस कर रहे हो, अगले साल भी 100 ही कर रहे हो, तो कोई ग्रोथ नहीं हुआ। 100 की जगह 110 कर रहे हो, 120 कर रहे हो, 150 कर रहे हो, दैट इज ग्रोथ। तो चाइना जितना कर रहा है उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है उधर भी। स्ट्रेंथ इन द यूएस डॉलर एंड पॉलिसी रेट चेंजेस बाय द फेडरल रिजर्व, यूएस की बात हो रही है। इंपैक्ट इमर्जिंग मार्केट करेंसी एंड ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्ट्रेंथ इन द यूएस डॉलर, यूएस डॉलर और ज्यादा स्ट्रेंथन होते गया, स्ट्रांग होते गया। तो यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, मतलब यूएस की इकोनॉमी में जो एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका इंटरेस्ट यूएस में बढ़ रहा है। तो यूएस का जब इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, लोग यूएस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो ऑब्वियस बात है कहां से पैसा निकालेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज से, है ना। तो अभी हमने देखा ना कि लास्ट कुछ महीनों से इंडिया का रुपी जो है वो क्या हो रहा है, कमजोर होता जा रहा है। रुपी और डॉलर के रेशियो में रुपी नीचे गिरता जा रहा है ना। और कितना नीचे गिरोगे तुम, ऐसे रुपी से लोग पूछ रहे हैं, ऐसा मीम बन रहा है, इकोनॉमिक्स मीम बनता है कभी कभी, ठीक बात है। तो वो यूएस डॉलर जो है उसके स्ट्रेंथ की वजह से हो रहा है ना। इंपैक्ट इमर्जिंग मार्केट करेंसी, हम लोग क्या है, इमर्जिंग मार्केट है, एंड ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उससे इंपैक्ट हो रही है। ट्रम्प जब आ रहे थे इसके वजह से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस, इंडिया नीड्स टू इनहेंस डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या चाहिए, पैसा। डोमेस्टिक भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। समझ में आ रही बात। देखो इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक सर्वे का मेन मुद्दा क्या है, व्हाट इज द मेन मुद्दा ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, है ना, कि हमें ग्रोथ मिल जाए। क्या मिल जाए, ग्रोथ मिल जाए, साथ में हमें डेवलपमेंट मिल जाए। समझ में आ रही बात, क्या हो, इकोनॉमी में ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो, ठीक बात। मतलब जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमिकली और ज्यादा प्रोड्यूस करें, है ना। तो
तो प्रोड्यूस हम जो करते हैं, प्रोड्यूस जो भी चीज हम प्रोडक्शन करते हैं, वो प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है आज के दिन में, तो उसके लिए आपको लैंड चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या चाहिए, लैंड, जगह चाहिए। मे बी लैंड जगह हो गया, या लैंड के अंदर के रिसोर्सेज मिनरल्स वगैरह हो गए, लैंड चाहिए। लैंड के अलावा आपको क्या चाहिए, लेबर चाहिए। लेबर आपको एजुकेटेड लेबर भी हो सकता है, स्किल्ड भी हो सकता है, सेमी स्किल्ड भी हो सकता है, और अनस्किल्ड भी हो सकता है। लेबर चाहिए। पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए, पैसे, पैसे चाहिए। कैपिटल, आप बोलोगे नहीं सर कम चाहिए, कम ही चाहिए बट चाहिए ना, है ना, बहुत सारी चीजों में कम चाहिए। आपने बोला कि नहीं नहीं सर कोई दोस्त दे देगा, टेक्नोलॉजी दे देगा, है ना, टेक्नोलॉजी भी क्या है, कैपिटल है। मशीन भी क्या है, कैपिटल है। मशीन फ्री का तो आएगा नहीं, किसने पैसे से खरीदा होगा, समझ में आ रही बात। और साथ में आपको अपना बुद्धि लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, बुद्धि, दिमाग लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आज आपको एक चाय का दुकान खोलना है, ठीक है, तो चाय की दुकान के लिए भी थोड़े पैसे चाहिए कि नहीं आपके पास, या फिर चाय पत्ती वगैरह, बर्तन वगैरह और ये सब चीज चाहिए कि नहीं, कोई वो सब चीज दे दे, ठीक है। चाय बनाने के लिए या तो आपको खुद लगना पड़ेगा, या चाय बनाने वाला लेके आना पड़ेगा। लेबर चाहिए कि नहीं चाहिए, लैंड चाहिए कि नहीं जहां चाय के लिए खोलोगे। और ये सब काम होगा कैसे, उसके लिए दिमाग लगाओगे कि नहीं, कहाँ पे खोलना है, कैसे खोलना है, कितने बजे खोलना है, स्कूल के सामने खोलना है, कॉलेज के सामने खोलना है, स्मार्ट के सामने खोलना है, समझ में आई बात। ये सारी चीजें कहाँ है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाती हैं, ठीक है। तो एक्चुअली पूरे इकोनॉमिक सर्वे को या हर किसी को चाहिए क्या, ग्रोथ चाहिए। इकोनॉमिक्स क्या चाहिए, ग्रोथ। कितने फैक्टर पे है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। लैंड है हमारे पास, जितना है उतना है। लेबर भी है, लेबर में हमारे पास अनस्किल्ड ज्यादा है। स्किलिंग पे फोकस होता है, एजुकेशन और स्किलिंग, एजुकेशन पे, स्किलिंग पे, उनको हेल्दी रखने के लिए। पैसे की दिक्कत रहती है थोड़ी, है ना, एज ए कंट्री हमें किसकी दिक्कत रहती है, पैसे की। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या बोल रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को क्या करो, इनहेंस, पैसा लेके आओ, कैपिटल लेके आओ, क्या लेके आओ, कैपिटल। समझ में आ रही बात। जिससे क्या बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट इन डोमेस्टिक सप्लाई चेन कैपेबिलिटी, इंडिया के अंदर सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज बढ़ाओ, है ना। तुमने आज आलू उगाया, तो आलू को स्टोर कहां करना है, आलू को ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, वो सब क्या है, सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज। समझ में आ रही बात, ठीक है। आर नेसेसरी टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सप्लाईज पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना, है ना। ये बोर्ड जिसपे मैं पढ़ा रहा हूं मोस्ट लाइकली कहां से बन के आया होगा, चाइना से, ठीक है। तो अगर हम बहुत सारी चीजें इंडिया में सप्लाई चेन बढ़ा लेते हैं, है ना, तो बहुत सारी चीजों में हमारा चाइना पर डिपेंडेंसी क्या होगा, कम होते जाएगा। क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन, इसकी बात तो हम हमेशा ही करते रहते हैं, इस पर तो बोलेगा ही, उपाय नहीं है। एनर्जी सिक्योरिटी एंड अफोर्डेबिलिटी आर एसेंशियल फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, है ना। अगर एनर्जी सिक्योरिटी ही नहीं होगी, लाइट ही कटता जाएगा, तो क्लास ले पाएंगे क्या, नहीं ले पाएंगे। तो वैसे ही इकोनॉमिक्स का सारी चीजें किस पर डिपेंडेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पेट्रोल भी है। कल पेट्रोल नहीं मिलेगा तो ट्रक चलेंगे क्या, नहीं चलेंगे। समझ में आ रही बात। साथ में और क्या चाहिए, अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं पेट्रोल करके 1000 रुपए लीटर कर दिया तो कैसे काम चलेगा। इंडिया मस्ट फोर्ज इट्स पाथ इन एनर्जी ट्रांजिशन, तो हमें एनर्जी को क्या करना है, ट्रांजिशन, है ना। हम लोग कर तो रहे हैं, हम लोग सोलर में बहुत अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एम्फेसाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे भी एम्फेसाइज। देखो गुवाहाटी में कितनी ग्रीन बसेज देखेंगे आपको, जो आई थिंक लास्ट 1.5 साल में दिख रही होंगी, 1-1.5 साल में, है ना। उसके पहले यही वाली पुरानी वाली बस दिखती होगी। समझ में आ रही बात। टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल एडवांसेस, इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन एआई एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर टू स्टे अहेड इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अभी तक ये बोल बच्चन है, देखो आगे क्या निकल के आता है, ठीक है। चाइना और यूएस मेन लीड लेके बैठे हुए हैं, हमें लीड लेने में थोड़ा हम पीछे रह गए हैं, बट देखो आगे क्या होता है। वैसे ही एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, सब पे फोकस करना है। तो अगेन इसमें जो सारी बातें की जा रही हैं वो मिला जुला के इसी पे बात हो रही है। एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, लेबर को इंप्रूव करने के लिए है कि नहीं है, है ना। कहीं ना कहीं इन 4 चीजों को ही इंप्रूव करने की बातें की जा रही होंगी। समझ में आ रही बात। पूरा इकोनॉमी इसी पे डिपेंडेंट रहता है। एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, डीरेगुलेशन इन एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर कैन स्टिमुलेट प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी चीजें हैं। एग्रीकल्चर, खेती कर रहे हो, खेती का बैकवर्ड लिंकेज होता है और फॉरवर्ड लिंकेज होता है। बैकवर्ड लिंकेज मतलब आपको सीड खरीदना है, पेस्टिसाइड खरीदने हैं, फर्टिलाइजर खरीदना है ना, खेती करना है, पानी चाहिए, इरिगेशन चाहिए कि नहीं चाहिए,
ये एग्रीकल्चर करते समय क्या है, बैकवर्ड लिंकेज। एक बार आपने एग्रीकल्चर कर लिया, कल्टीवेशन कर लिया, समझ में आई बात, फिर उसको क्या करना है, उसको ग्रेडिंग सॉर्टिंग करना है, साफ वाफ करना है कि नहीं करना है, ग्रेडिंग करके सॉर्टिंग करके पैकेजिंग करना है कि नहीं करना है, स्टोरेज करना है कि नहीं करना है, मार्केटिंग करना है कि नहीं करना है। तो इस बीच में गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे कि नहीं करने होंगे। अगर वो सारी चीजें कम हो जाए, जिसको हम क्या बोलेंगे, डी रेगुलेशन, तो क्या आ जाएगा, और ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, एग्रीकल्चर में हो जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी शुड फैसिलिटेट इजियर बिजनेस ऑपरेशन एंड रिड्यूस रेगुलेटरी बर्डन, है ना। वो देखा है ना शिवाजी वाला मूवी, याद आ रहा है, देखा होगा सबने, किसका था, रजनीकांत का। रजनीकांत उसमें गंजे रहते हैं, है ना, नाम रहता है शिवाजी। ऐसे ऐसे 1 रुपए से ऐसे ऐसे बाहर आके वो यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, है ना, ईमानदारी से, बट हर जगह उनकी फाइल अटक जाती है। ठीक है, उसमें तो करप्शन दिखाया है, बट फाइल क्यों अटक जा रही है, क्योंकि फाइल साइन कराना है, इतनी जगह साइन कराना क्यों है, वो बता दो पहले। मतलब ओवर रेगुलेशन है। रेगुलेशन कैसा है, ओवर रेगुलेशन, है ना। डी रेगुलेशन इतना सिंपल वर्ड है कि ये जेनरिक टर्म हो गया, ये कोई बहुत स्पेसिफिक चीज नहीं बता रहा है। इकोनॉमिक सर्वे कोई भौकाल बात बता दी, 20 साल से यही चल रहा है। 20 साल के एलपीजी के समय में भी क्या हुआ, डी रेगुलेशन। 40 साल से इंडिया किसकी बात कर रहा है, डी रेगुलेशन, और इजी और इजी और इजी और इजी स्टेप। समझ में आ रही बात। गवर्नमेंट पॉलिसी शुड फैसिलिटेट इजियर बिजनेस ऑपरेशन एंड रिड्यूस रेगुलेटरी बर्डन। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक आउटलुक, कंसर्न अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एसेट बबल परसिस्ट ग्लोबली। एसेट बबल, आपका रियल एस्टेट, उसकी प्राइसेस जबरदस्ती आसमान छू रही है ना। तो अगर रियल एस्टेट की प्राइसेस जबरदस्ती आसमान छू रही है, उसको क्या बोलते हैं, बबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बबल। ये बबल कभी भी क्या हो सकता है, ब्रस्ट, है ना। फिर प्राइसेस कोलैप्स होंगी तो इकोनॉमी भी कोलैप्स होगा। समझ में आई बात। उसको क्या बोलते हैं, बबल। बबल मतलब कुछ दिनों के लिए चने की झाड़ पे जिसको चढ़ा रखा है, उसको क्या बोलते हैं, बबल बोलते हैं। ठीक बात है। इकोनॉमिक्स के टर्म में, इंडिया फोकस ऑन एडेप्टेशन स्ट्रेटजी फॉर क्लाइमेट चेंज रादर देन मियरली रिड्यूसिंग एमिशन। हम लोग एमिशंस को तो रिड्यूस कर ही रहे हैं, बट साथ साथ हम चाह रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज इतना हुआ है उससे हम एडेप्ट भी कर लें, है ना। एडेप्ट कैसे कर लें, अलग अलग तरीकों से, चाहे एफॉरेस्टेशन है, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रांजिशन है, ये सारा काम भी हम लोग कर लें। अब आता है चैप्टर 1 पे। हमारा प्रीफेस हो गया, पहले ही प्रीफेस में सारी चीज इकोनॉमिक सर्वे ने बता दी कि क्या चाहिए। डी रेगुलेशन की बात 40 साल से हो रही है, कोई नई बात नहीं है। अब एक एक करके आते हैं। चैप्टर 1 क्या कहता है, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन। मतलब जो अभी 6.3 से 6.8 की बात की गई, वो फास्ट लेन नहीं है, स्लो लेन है ना। तो अभी हमें और क्या करना है, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में जाना है। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे क्या करेगा, ग्रोथ को कंपेयर करेगा। ये ग्राफ देखो, ये वर्ल्ड है, क्या है, वर्ल्ड, है ना। ये एईज है, एईज मतलब एडवांस्ड इकोनॉमीज। कौन है, एडवांस्ड इकोनॉमी। ये है इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। समझ में आई बात। तो अब इसमें ग्रोथ रेट कंपेयर कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे। 2023 का ब्लू से, 24 का रेड से, और 25 का ये आपका इस कलर से, पेल येलो, येलो तो नहीं है, इस कलर से, ब्राउन टाइप कलर से। समझ में आ रही बात। 25 चल रहा है, 24 25 चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है, 25 चल रहा है। समझ में आई बात। 25 ऑलरेडी चल रहा है। तो अब 23 में पूरे वर्ल्ड का ग्रोथ कितना था, 3.3, फिर लगभग 3.2 3.3 के आसपास ही रहा। जो ऑलरेडी एडवांस्ड कंट्री है तो वहां पे ग्रोथ क्या रहता है, कम रहता है, क्योंकि वहां कितना रोड बनाओगे, रोड बना हुआ है तभी डेवलप्ड है। समझ में आई बात। यहां पे रोड बनेगा, फ्लाईओवर बनेगा तो ग्रोथ आएगा। तो अभी बाकी कंट्रीज का क्या है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका 4.24 4.2 4.2, मतलब रिसेंट 2 इयर्स में क्या हुआ है, थोड़ा कम हुआ है। समझ में आ रही बात। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कम हुआ है। ठीक बात है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई ट्रेंड्स। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ब्लू को दिखाया है मैन्युफैक्चरिंग से, रेड को दिखाया है सर्विसेज से, और डॉटेड को दिखाया है कंपोजिट से। मतलब सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मिला दे तो ये क्या बन जाएगा, ब्लैक वाला डॉटेड कर्व बन जाएगा। ठीक है। तो ये है पीएमआई, है ना, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। ठीक बात है। ये एक इंडेक्स होता है
जो ये बताता है कि इकोनॉमी में ग्रोथ किस तरह से हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज किस तरह से बढ़ रही है। समझ में आई बात? अगर 50 के ऊपर ये इंडेक्स है मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है, 50 के नीचे है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये इंडेक्स यही बताता है। अब देखो यहां पे देखो, पहले ब्लू वाला देखते हैं। ब्लू वाले के देखो, ये 48 और 50 के बीच में ही रहता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? कहां पे रहता हुआ दिखाई दे रहा? 48 और 50 के बीच में, है ना। यहां पे 50 एक बार टच किया, फिर 50 से ऊपर निकला, कुछ दिनों तक कहां रहा? 50 से ऊपर रहा, फिर वापस बहुत डिप लेके आया, फिर 50 को टच किया, फिर नीचे। तो मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अच्छा नहीं कर रही है वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की बात बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे। रेड देखो सर्विसेज, सर्विसेज ने बहुत अच्छा किया कभी कभी, है ना। सर्विसेज देखो तो 50 के ऊपर ही चल रहा है ना। हमने भी सर्विसेज में 11% से ऊपर का ग्रोथ किया कि नहीं किया, है ना। तो यहां भी सर्विसेज में अच्छा ही ग्रोथ चल रहा है ना। टूरिज्म बढ़ा ही हुआ है, लोग घूम ही रहे हैं, घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। और बाकी ये डॉटेड वाला ओवरऑल अच्छा ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये क्या होता है? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जिसका वैल्यू होता है 0 से 100, जनरली 50 के अराउंड देखने के लिए मिलेगा। द इंडेक्स बिटवीन वेरीज बिटवीन 0 से 100 विथ रीडिंग अबव 50 इंडिकेटिंग एन ओवरऑल इंक्रीज। 50 से ऊपर होगा तो क्या होगा? ओवरऑल इंक्रीज होगा। समझ में आई बात? 50 से नीचे होगा तो फिर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। समझ गए? तो डायरेक्टली पीएमआई इंडेक्स क्या होता है और इस साल पूरे वर्ल्ड की क्या कंडीशन है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को लेके या ओवरऑल लेके, ये भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आ रही बात? व्हाट इज परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, है ना। तो इनफॉर्मल सेक्टर का तो उसको डेटा ही नहीं मिलेगा, तो इनफॉर्मल सेक्टर तो कैप्चर कर ही नहीं पाएगा। इनफॉर्मल मतलब जो इनफॉर्मली काम हो रहा है, फॉर्मली जो मशीन्स बन रही हैं या इंडस्ट्रीज हैं उसी का डेटा मिलेगा ना उसको डेटा बनाने के लिए। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर विच इज डिराइव्ड आफ्टर मंथली सर्वेज ऑफ डिफरेंट कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज का मंथली सर्वे लिया जाता है, फिर देखा जाता है कि ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ा है कि घटा है। समझ में आ गई बात? बाकी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है ना। एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है, उससे ये डिफरेंट होता है, ठीक है। बाकी चीजें इसका, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, एक सर्विसेज के लिए होता है, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो ऊपर हमने देखा ही वही सारी चीजें हैं, है ना। पीएमआई डेटा फॉर इंडिया इज रिलीज बाई, कौन सा कंपनी रिलीज करता है इंडिया के लिए? S&P ग्लोबल कंपनीज का डेटा लेता है, खुद को मर्ज करता है, एनालिसिस करता है। S&P ग्लोबल इंडिया के लिए क्या रिलीज करता है? पीएमआई इंडेक्स रिलीज करता है। इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ से नहीं करता है, अपने लिए करता है। व्हाट इज द मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग पीएमआई, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन मैंने डाल दिया है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स में नए ऑर्डर्स, है ना, सप्लायर डिलीवरीज, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मतलब पहले से कितना रखा हुआ है, पीछे का बचा हुआ, एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट, ये सबको क्या किया जाता है? कंप्यूट किया जाता है। द सर्वे आर कंडक्टेड ऑन अ मंथली बेसिस, ये इंपॉर्टेंट है ना। वेरिएबल्स इस तरह से लिए जाते हैं, ये परसेंटेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इतना डिटेल में आपसे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। एक बार के लिए आपको बहुत ज्यादा है तो आप वेरिएबल्स जरूर याद रख सकते हैं। समझ में आई बात? वेरिएबल्स क्या है? नए ऑर्डर्स, कि किसी भी कंपनी के पास कितने नए ऑर्डर्स हैं अभी, है ना। नया ऑर्डर होगा उतना ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा। कितना आउटपुट कर रहा है, नया ऑर्डर एक चीज है और आउटपुट दूसरा चीज है। फॉर एग्जांपल महिंद्रा के पास ऑर्डर है 1000 कार का, बट पर महीना 1000 कार का ऑर्डर है, पर महीना 20 ही बना पा रहा है। समझ में आई बात, है ना। एम्प्लॉयमेंट, कितने एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज कट शॉर्ट कर रहा है, इसका मतलब उसका काम खराब चल रहा है। समझ में आ रही बात? सप्लायर्स डिलीवरी टाइम, अगर डिलीवरी टाइम बहुत ज्यादा है मतलब तब भी तुम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो। अंडरस्टूड? स्टॉक ऑफ आइटम परचेज्ड, है ना, पहले से कितना स्टॉक रख रखा है। ये 5 पैरामीटर से ये कैलकुलेट किया जाता है। अगेन पैरामीटर्स का वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैरामीटर्स बस 1-2 बार पढ़ के ध्यान में रख सकते हो, सो दैट कि डायरेक्टली ये अगर एग्जाम में आए तो आप बता पाओ, ठीक है। ये है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का सिग्निफिकेंस। इंडेक्स इज रिलीज मच बिफोर मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल डेटा ऑन इंडस्ट्रियल आउटपुट, है ना। बहुत सारे डेटा के पहले ही रिलीज हो जाता है, हेंस इट इज कंसिडर्ड अ गुड लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ, कितना सर्विसेज में ग्रोथ हुआ, ये पीएमआई बताता है, ठीक है। चलो यही है। अब आगे बात करते हैं एलिवेटेड ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। ये पिक्चर भी इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, और बोलता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं एक्सप्लेन करता हूं। हायर वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स,
वर्ल्ड ट्रेड में अनसर्टेनिटी क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स 2023 में कितना था, 8.5, 2024 में कितना था, 13। तो ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेन हो गया है ना। जब लास्ट ईयर से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता था, ठीक है, तो बताता था कि देखो जब से हमास और इजराइल वॉर हुआ है, उसके बगल में क्या है, सुएज कैनाल, याद आ रहा है क्या है, फिर नीचे क्या है, रेड सी है, क्या है, रेड सी। और रेड सी के बगल में कौन रहते हैं, यमन नाम की एक कंट्री है। कौन सी कंट्री है, यमन कंट्री, याद आ रहा है ना। अगर अफ्रीका ऐसे बनाओ तो अफ्रीका ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो जाता है, और ऐसे करके यहां पे एक कंट्री बचती है, वो कौन सी कंट्री है, यमन। ये वाला कौन सा सी है, रेड सी। यहां पे यमन में रहते हैं हाउथी रिबेल्स। कौन रहते हैं, हाउथी रिबेल्स। हाउथी रिबेल्स क्या करते हैं, यहां से रेड सी से होने वाले जो भी शिप्स जाते हैं उन पर ड्रोन मारने लग गए थे। अब ड्रोन मारेंगे तो फिर क्या होगा, जो भी ट्रेड वगैरह करना होगा कैसे होगा, फिर इधर से होगा, नीचे से। अफ्रीका का नीचे है केप ऑफ गुड होप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। इस रास्ते से होगा, है ना। 10-10 दिन, 15-15 दिन कंटेनर के पहुंचने का टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अनसर्टेनिटीज बढ़ जाएंगी। तुम सामने बोल के रखोगे 10 दिन बाद काम होगा, हो रहा है तुम्हारा ही 20 दिन बाद, उसका भी 10 दिन लेट, उसका भी 10 दिन लेट, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहां से होगा, समझ में आ रही बात। और भी अब रशिया और यूक्रेन वॉर जो है कंटिन्यूड ही है ना। बीच में इजराइल के साथ ईरान, लेबनान, बहुत सारी कंट्रीज का एंगल और आ गया, सबसे कुछ ना कुछ स्कफल्स। तो बढ़ा क्या, बहुत ज्यादा क्या बढ़ा, ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स बढ़ा हुआ है, समझ में आ रही बात। और क्या बढ़ा हुआ, हायर जियोपॉलिटिकल रिस्क। वही बात है, जियोपॉलिटिक्स का रिस्क है ना। अब ट्रम्प भाई साहब आए तो पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है। 2023 में जिसकी वैल्यू क्या थी, 121.7, अभी क्या है 2024 में 133.6। तो रिस्क भी ज्यादा है। फ्यूचर में क्या होने वाला, जैसे कि हमने प्रीफेस में ही पढ़ लिया कि बहुत सारी कंट्रीज में लास्ट ईयर इलेक्शन था, तो लास्ट ईयर इलेक्शन रहता है, तो इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ जाता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, फिर कौन क्या पॉलिसी चेंज कर देगा, समझ में आ रही बात। जैसे ट्रंप ने आते ही अनाउंस किया कि अब वहां पे जो किसी का अगर बर्थ हो रहा है ना, और वो उनके पेरेंट्स अगर यूएस के नहीं हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली बाय बर्थ यूएस का नहीं बन जाएगा, समझ में आ रही बात। बहुत सारा रिस्क होता है। द वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स, इसको कौन निकालता है, ये सब इकोनॉमिक सर्वे नहीं देगा, मैं बता रहा हूं। इट इज रिलीज्ड बाय आईएमएफ। कौन निकालता है, आईएमएफ। प्रीलिम्स में इतना ही पूछा जा सकता है, वर्ल्ड अनसर्टेनिटी इंडेक्स कौन निकालता है, आईएमएफ निकालता है एज पार्ट ऑफ वर्ल्ड अनसर्टेनिटी इंडेक्स। उसी में क्या रहता है, वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स। वर्ल्ड अनसर्टेनिटी इंडेक्स का एक पार्ट क्या है, ट्रेड के बारे में बात करेंगे, समझ में आ रही बात। इट इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू ट्रेड फॉर 143 इंडिविजुअल कंट्रीज यूजिंग रिपोर्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ अ कंट्री। हर कंट्री का इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो रिपोर्ट देता है, उसके बेसिस पे ये आईएमएफ क्या करता है, रिपोर्ट को बनाता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी सर्ज आफ्टर 20 इयर्स ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। तो आप देखोगे तो 2000 जब कोविड आया था, तो अनसर्टेनिटी क्या था, हाईएस्ट पॉइंट पे था, समझ में आई बात। ये डेटा क्या है, 2019 के अराउंड का डेटा है ना, मतलब ये तो अलग से लिया हुआ है। आगे आते हैं, इंडियाज ग्रोथ रिमेन्स क्लोज टू द डिकेडल एवरेज डिस्पाइट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। तो पहले हम बात कर लिए कि बहुत सारा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है, ट्रेड नहीं हो रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, रिस्क है, समझ में आई बात। इकोनॉमिक्स में बोलता फिर भी ये सब होते हुए हमारा जो ग्रोथ है वो लास्ट 10 ईयर के ग्रोथ के एवरेज के बराबर ही है। डेकेडल मतलब 10 साल का, समझ में आई बात। वो 10 साल का जो एवरेज ग्रोथ है उसके अराउंड ही है। अब ये ग्रीन वाला किसके लिए है, 25, और ये येलो वाला किसके लिए, लास्ट 10 साल का है। कितने साल का है, 10 साल का, है ना, जिसमें उसने कोविड वाला ईयर हटा दिया है। कौन सा वाला ईयर, कोविड वाला, कि कोविड वाला ईयर 2 साल छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो बहुत अनसर्टेन था ना, तो फिर वो अच्छे से कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में 25 में ग्रीन वाली लाइन लंबी ही है, किससे, येलो वाली, तो 10 साल के कंपैरिजन में ज्यादा ही ग्रोथ है। यहां भी इंडस्ट्री में भी 10 साल के कंपैरिजन में ज्यादा ही ग्रोथ है। सर्विसेज में थोड़ा कम है, सर्विसेज में पहले थोड़ा तेज दौड़ रहे थे, अभी भी तेज ही दौड़ रहे हैं, लेकिन जो 10 साल का ग्रोथ था उससे थोड़ा कम दिख रहा है ना। ओवरऑल अगर बोले, ओवरऑल
जो 10 साल का ग्रोथ है उससे थोड़ा सा कम है, जीवीए और जीडीपी भी उससे थोड़ा सा कम है, मतलब आसपास ही है, थोड़ा कम है बट अराउंड है। जीडीपी और जीवीए, जीडीपी का नाम आप बहुत बार सुनते हो कि नहीं सुनते हो? अरे बोलो। तो जीडीपी किसको बोलते हैं? अभी हम लोग ये पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो एक इकोनॉमी का काम क्या है? प्रोड्यूस करना है ना, सर्विसेज प्रोड्यूस करना, गुड्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, आप कपड़े खरीद के आओगे, वो कपड़ा क्या है? गुड्स है। तो जितना ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है एक साल में, उसका जो वैल्यू होता है, फाइनल वैल्यू क्या होता है? फाइनल वैल्यू एक कंट्री के लिए जो फाइनल वैल्यू होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, है ना। जितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, चाहे गुड्स का हुआ, सर्विसेज का हुआ, सबको ऐड कर दिया वैल्यूज को, फाइनल वैल्यूज को, उसको क्या बोलेंगे? जीडीपी। समझ में आई बात? फिर एक टर्म आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। कितना वैल्यू ऐड किया, प्रोड्यूस किया उसको छोड़ दो, ये क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? देखो, जो प्रोड्यूस हुआ फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू अगर आप मान लो कोई बॉटल खरीद के आते हो, तो बॉटल एमआरपी पे खरीद के आते हो कि नहीं आते हो? इसका मतलब आपने कुछ टैक्स दिया, किसको दिया? गवर्नमेंट को। जीएसटी दिया कि नहीं दिया? तो जो इनडायरेक्ट टैक्स आप दे रहे हो वो टैक्स हटा देते हैं, तो हम कहां पहुंच जाते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब टैक्स वैक्स हटा देते हैं इसमें। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो टैक्स हटा के हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स तो अलग चीज है, ये जीवीए तक पहुंच जाता है ना। जीडीपी जीवीए क्या है? वही चीज अभी मैं बता रहा था। जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जनरेटेड इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। लेमैन लैंग्वेज में मैंने समझा दिया है, जब आप इकोनॉमिक्स से क्लास करते हो तो वहां डिटेल में हम पढ़ते ही हैं। दिस इज फॉर दो जिनको जीडीपी के बारे में कुछ पता होता नहीं है, बस ऐसे ही सुना हुआ है जीडीपी जीडीपी, बाकी पढ़ा हुआ नहीं। इट इंक्लूड्स ऑल द आउटपुट प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया प्रोड्यूस करने के टर्म में, है ना। जीडीपी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कंज्यूम करने के टर्म में, कितना खरीदा हम लोगों ने इस साल। समझ में आई बात? है ना। प्राइवेट कंजम्पशन, हम लोग प्राइवेट हैं, हम लोग चाहे कोई भी कंपनी है, रिलायंस, टाटा, हम लोगों ने कितना सामान इस साल खरीदा? खरीदने को क्या बोलते हैं? कंज्यूम करना, है ना। बाहर गए, रेस्टोरेंट में खाना खाए, कंज्यूम किया, गए मूवी देखे, कंज्यूम किया, कपड़े खरीदे, कंज्यूम किया। समझ में आई बात? तो प्राइवेट कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने कितना किया, प्राइवेट ने कितना किया, और लास्ट में आता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस लिए आता है? क्योंकि जीडीपी की बात हम करते हैं किसके लिए? कंट्री में कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो आप कंज्यूम कर रहे हो उसमें तो इंपोर्ट वाला भी कर रहे हो ना, उसको तो घटाना पड़ेगा ना। और जो कंट्री में बन रहा है, जो बाहर चला गया, उसको तो कंज्यूम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो वो उसको तो ऐड करना पड़ेगा ना। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? ठीक है, और डिटेल में हम इसको पढ़ते हैं। जीडीपी को फिलहाल तो समझ में आ गया, ठीक। अब इसके अलग कंपोनेंट भी हो सकते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम कंज्यूम करने में प्राइवेट लोग जितना पैसा खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जितना खर्चा करती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सैलरीज देती है कि नहीं देती है, गवर्नमेंट वेलफेयर पॉलिसी चलाती है कि नहीं चलाती है, वो क्या हो गया? गवर्नमेंट का कंजम्पशन। ये एक चीज हो गया कंजम्पशन। दूसरा चीज होता है इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने स्कूल्स बनाया, कॉलेज बनाया, समझ में आई बात? इसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी खड़ी की, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्म हो रहा होता है। क्या फॉर्म हो रहा होता है? कैपिटल। समझ में आई बात? है ना। दो लोग हैं, इनके पास 1 लाख रुपया है, वो 1 महीने में उड़ा दिया। दूसरे के पास 1 लाख रुपया है, उसने छोटी सी चाय की दुकान डाल ली। 1 लाख में छोटी नहीं, बड़ी भी डल जाएगी। ठीक है, अब चाय की दुकान से, एक चाय की दुकान से फिर 10 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो जीडीपी में कौन सा ग्रोथ ज्यादा करेगा? ये वाला करेगा। इसने क्या किया? कैपिटल फॉर्म किया। आ रही बात समझ में? तो वो क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो या तो हम कंज्यूम करते हैं, या तो हम इन्वेस्ट करते हैं, या तो गवर्नमेंट कंज्यूम करेगी या क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी। तो इन सब चीजों को ही जोड़ देते हैं अगर हम। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट उसको हम बोल देते हैं पीएफसी। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसको क्या बोल देते हैं? जीएफसीएफ। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसको क्या बोल देते हैं? जीएफसी। और नेट एक्सपोर्ट को क्या बोल देते हैं? एनएक्स। तो हमारा जो जीडीपी है उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट जानते हो किसका है? जो हम कंज्यूम करते हैं उसी का है ना। मतलब सबसे ज्यादा जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमारे कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस हो रही हैं, है ना। तुम देखो रिलायंस, मैक्सिमम चीजें जो बना रहा है वो हम कंज्यूम ही कर रहे हैं डायरेक्ट,
ठीक है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। टाटा, टाटा नमक, टाटा तेल, टाटा ये, टाटा वो, समझ में आ रही बात, वो भी हम कंज्यूम, टाटा घड़ी कंज्यूम ही कर रहे हैं, समझ में आई बात। तो हमारे जीडीपी का मैक्सिमम पोर्शन क्या है, बोलो, PFCE, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हम कंज्यूम ही कर रहे हैं। और क्या है, GFCF, जो गवर्नमेंट क्या कर रही है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, द मनी स्पेंट बाय कंपनीज एंड गवर्नमेंट, है ना, टुवर्ड्स मेकिंग इन्वेस्टमेंट सच एज बिल्डिंग अ न्यू ऑफिस, बाइंग अ न्यू कंप्यूटर, बिल्डिंग अ न्यू रोड, ये सब किस में आते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में। समझ में आई बात, हाईवेज बन रहा है, स्कूल बन रहा है, गवर्नमेंट बना रही है, रिलायंस ने एक और बिल्डिंग बनाया, समझ में आ रही बात। तो ये 32% ऑफ जीडीपी आता है। फिर आता है GFC, है ना, गवर्नमेंट ने जितना खर्चा किया डे टू डे एक्सपेंडिचर में, सैलरीज, पेंशन, ये सब देने में, वो कितना आता है, 11%। फिर क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट, इट इज द मनी स्पेंड बाय इंडियंस ऑन फॉरेन गुड्स सबट्रैक्टेड फ्रॉम मनी स्पेंड बाय फॉरेनर्स ऑन इंडियन गुड्स, ठीक है। तो ये अपना जीडीपी का एक तरह से क्या बनता है, कंपोनेंट बनता है, ठीक। आई होप मैंने समझा ही दिया। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज इक्वल टू जीडीपी, इसमें से टैक्सेस घटा दो, और अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है, कई बार सब्सिडी दे देती है, सब्सिडी मतलब सस्ता कर देती है गवर्नमेंट, तो जो सस्ता कर रही है मतलब बनाया तो आपने महंगा है, बट गवर्नमेंट उसको क्या कर रही है, सस्ता कर रही है, उसको ऐड कर दो। इसको इतना रटने की जरूरत नहीं है, जब आप जीवीए जीडीपी पढ़ोगे क्लास में तो समझ जाओगे आराम से, ठीक है। फिलहाल के लिए तो समझ में आ रहा है, चलो आगे चलते हैं। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन, अभी भी हम उसी चैप्टर में हैं, और उसी चीज को जो GFC, PFC, GFCF था, उसके हमने पहले क्या पढ़ लिए, बेसिक्स पढ़ लिए, सो दैट कि ये ग्राफ हमें अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। अब रेड वाला क्या है, GFCE है। GFC मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसको क्या बोलते हैं, GFC। PFC मतलब क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, है ना। GFCF मतलब क्या हो जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन की बात हो जाएगी। और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यही 5 टर्म हमने ऊपर पढ़े जो यहाँ पे ग्राफ में दिया हुआ है। 18, 19, 20, 21, कहाँ तक, 25 तक। 25 अभी खत्म तो नहीं हुआ है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25। 1 अप्रैल 2024 से कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, 25, जो कब खत्म होगा, 31 मार्च 2025 तक, ठीक है, ठीक है। तो वो चल रहा है, एस्टिमेटेड है, ठीक। तो ये जो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, देखो इंपोर्ट को निगेटिव लोगे क्योंकि हम मंगा रहे हैं उसको, है ना, तो इसको माइनस करना है, क्या करना है, माइनस। इंपोर्ट का परसेंटेज देखो, परसेंटेज ऑफ नॉमिनल जीडीपी, -22, -23.7, -21। जब कोविड आया पैसे ही नहीं है, इंपोर्ट कौन करेगा, इंपोर्ट घट गया था। अभी इंपोर्ट क्या है, वापस से -24.1, है ना। 22, 23, 21, 26 जैसे ही कोविड हटा था, फटाफट हम लोग बहुत भूखे हो गए थे, बहुत साल से इंपोर्ट बचा था, इसीलिए इसको मान लो भूल भी जाओ, तो अभी हम लोग इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट्स को कम करना है। एक्सपोर्ट देखो, है ना, इंपोर्ट के बाद आप देखो येलो वाला एक्सपोर्ट देखो, एक्सपोर्ट 18.8, 19.9 ये सब था, एक्सपोर्ट अभी बढ़ के कितना हुआ है हमारा, 21.5। समझ में आई बात। तो अगर हम 18-19 से कंपेयर करें तो एक्सपोर्ट हमारा थोड़ा ठीक ही है ना। 23 से कंपेयर करें तो एक्सपोर्ट भी थोड़ा हमारा घटा है। तो 23 से हमारा एक्सपोर्ट भी घटा है और 23 से हमारा इंपोर्ट भी घटा है। इसका मतलब 23 के कंपैरिजन में ओवरऑल ट्रेड ही कम हो रहा है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से। समझ में आ रही बात। आगे देखो, ये क्या है, पीएफसी प्राइवेट वाला है ना। प्राइवेट कंजम्पशन देखोगे तो 58, 59, 60, 61, 60, 60, 61.8 ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बड़ा ही है अगर उधर से कंपेयर करो तो, ठीक है। यहां देखो वॉयलेट वाला, ठीक है, गवर्नमेंट का 28, 29 गवर्नमेंट का तो पहला वाला था, रेड वाला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो ऑलमोस्ट सेम ही है, 10.8 से लेकर के यहाँ भी क्या है 10.3। समझ में आई बात। कोविड के टाइम पे बढ़ा था थोड़ा, फ्री फूड और ये सब देना था गवर्नमेंट को। और 28, 29 ये सब भी, कैपिटल फॉर्मेशन भी हमारा कहाँ पे चल रहा है 30 के आसपास चल रहा है ना। जब मैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा था उधर 2018 में, 2017 में, 2018 में, तो उस समय के इकोनॉमिक सर्वे ये लिखते थे कि हमारा कैपिटल फॉर्मेशन बहुत कम हो गया है। समझ में आई बात। वापस से कैपिटल फॉर्मेशन बहुत अच्छा तो नहीं है बट 30 के प्लस है, ओके ओके है और इसको इम्प्रूव
कर सकते हैं, क्योंकि मेन ग्रोथ का ड्राइवर क्या है, जितना कैपिटल फॉर्म होगा है ना उतना ज्यादा आगे और ग्रोथ होगा। जो कंज्यूम कर लोगे वो उसी समय ग्रोथ देगा, अगले साल ग्रोथ देगा कि नहीं पता नहीं है। समझ में आई बात? आगे और कंपैरिजन करते हैं। ये देखो स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल सेक्टर, मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस, ये येलो वाला किसके लिए है? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज मतलब गुड्स, कपड़े, जूते, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मर्चेंडाइज। ठीक है। ब्लू वाला किसके लिए है? सर्विसेज। ठीक। उसके अलावा नेट प्राइवेट ट्रांसफर, जैसे मान लो ये हम बात कर रहे हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, है ना। जैसे कि मान लो आपका कोई दोस्त चला गया यूएस चला गया, यूएस से आपको पैसे भेज रहा है, तो आपको क्या कर रहा है? एक तरह से ट्रांसफर कर रहा है ना। आपकी बहन चलेगी पढ़ने कहीं दुबई, आप यहां से उसको पैसे भेज रही हो पढ़ने के लिए, तो आप क्या कर रही हो? ट्रांसफर कर रही हो। समझ में आई बात? तो एक कंट्री में जितना पैसा बाहर से आया और जितना पैसा बाहर को गया, समझ में आई बात? उसको दो अकाउंट में बांटते हैं। कितने अकाउंट में? दो। एक को बोलते हैं करेंट अकाउंट, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, डेली एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, किसी को पैसा भेज रहे हैं, किसी से पैसा मंगा रहे हैं। समझ में आ रही बात? और एक होता है कैपिटल अकाउंट, है ना। जैसे मान लो डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया में कंपनी खड़ी करनी है, तो नया पैसा लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? कैपिटल अकाउंट में वो पैसा जाएगा। एफडीआई वगैरह नाम सुना है ना, आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी जो ये स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल सेक्टर की हम बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो एक्सटर्नल सेक्टर मतलब हम बात करेंगे करंट अकाउंट की। डे टू डे हम लोग बाहर के वर्ल्ड से कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं। तो खुद से सोचो, अगर हम गुड्स की बात करें, गुड्स मतलब कपड़े, जूते, जो भी चीजें हैं, ये ब्लैक बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो गुड्स हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कि ज्यादा इंपोर्ट करते हैं? गुड्स हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कि इंपोर्ट करते हैं? बाकी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो इंपोर्ट करते हैं तो मतलब इंपोर्ट में तो हम डेफिसिट में है। इंपोर्ट में किस में है? डेफिसिट में। देखो ये रहा येलो वाला, येलो देखोगे तो जीरो से नीचे ही दिखेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये भी माइनस 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 माइनस, कभी भी प्लस में नहीं दिखेगा येलो में। ये क्या है? मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस। तो मर्चेंडाइज मतलब गुड्स के ट्रेड बैलेंस में हम हमेशा किस में है? निगेटिव में ही चल रहा है। समझ में आई बात? सर्विसेज में हम किस में चलते हैं? निगेटिव में चलते हैं कि पॉजिटिव में चलते हैं? बोलो। सर्विसेज में हम पॉजिटिव में चलते हैं, है ना। आईटी सेक्टर इंडिया का सारे वर्ल्ड को क्या बेचते हैं? सॉफ्टवेयर्स देते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं। ठीक है। और भी चीजें हैं, टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, है ना। इंडिया में हेल्थ केयर का कॉस्ट बाकी डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत कम है, और छोटी डेवलपिंग कंट्रीज में हेल्थ केयर ही नहीं है, तो वो जाए कहां? वहां की यहां, तो यहां आते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये वाला देखो आप, है ना, ब्लू वाला। ब्लू वाला किसको बताता है? आपको सर्विसेज को बताता है। तो हमेशा हम किस में है? प्लस में ही है ना। पहले जो ये नैरो था ये क्या हो गया है? बड़ा हो गया। मतलब हमारा ट्रेड जो है वो क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। समझ में बात? एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही बड़ा हो रहा है। ये क्या है? ग्रीन वाला सीएबी। सीएबी मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस। अच्छा पहले इसकी बात कर लेते हैं, है ना। ये क्या है? नेट प्राइवेट ट्रांसफर, कि आपने अपने किसी दोस्त को ट्रांसफर किया, उसने आपको ट्रांसफर किया। रेमिटेंस का नाम सुना है ना? किसका नाम? रेमिटेंस का। इंडिया के लोग जो बाहर गए फॉरेन पैसा कमाने के लिए, कमा ही रहे ना, पैसा ही कमा रहे हैं, और पैसा जो भेज रहे हैं इंडिया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेमिटेंसेस बोल देते हैं। समझ में आई बात? तो रेमिटेंसेस के मामले में इंडिया एक लीडिंग कंट्री है। कैसी कंट्री है? भर के पैसा आता है इंडिया के पास। तो देखो ये बेचारा हमेशा पॉजिटिव बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? क्या बना हुआ है? पॉजिटिव, है ना। तो ये दोनों पॉजिटिव है, येलो वाला क्या है? नेगेटिव है। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें, ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तो ओवरऑल देखो, ओवरऑल ये -3 के अराउंड है कि नहीं है, और ये क्या है? +3 से कम है। तो ऑलमोस्ट हम लोग बैलेंस के कागार पे चलते हैं। थोड़ा सा हमें इसमें लॉस ही रहता है, बहुत प्लस नहीं रहता है। समझ में आई बात? करंट अकाउंट में जनरली हम किस में चलते हैं? डेफिसिट में ही जनरली चल रहे होते हैं, नॉट ऑलवेज, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम किस में चल रहे होते हैं? डेफिसिट में। क्योंकि यहाँ पे येलो वाला जो है ज्यादा, देखो यहाँ भी ज्यादा बड़ा, यहाँ भी ज्यादा बड़ा, यहाँ भी ज्यादा बड़ा, है ना। जनरली हम किस में चल रहे होते हैं? डेफिसिट में चल रहे होते हैं। ठीक है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट साथ में किसमें? नेट प्राइवेट ट्रांसफर। तो अगर अकाउंट जब बनता है तो दो तरह के अकाउंट हो जाते हैं। फॉरेन ट्रेड के मामले में एक को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, एक को बोलते हैं करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं तेज बोलो?
करंट अकाउंट में किसका डिटेल होता है? एक्सपोर्ट्स का, इंपोर्ट्स का, समझ में आ रही बात? और साथ में नेट प्राइवेट ट्रांसफर का। तो यहाँ पे ये करंट अकाउंट बैलेंस जो है, ठीक है, वो इसका ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। आगे चलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट वही है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या आएगा? ट्रेड आ जाएगा, ट्रेड इन सर्विसेज आ जाएगा, ठीक है, रेमिटेंसेज आ जाएगा, जिसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, है ना। हम किसकी बात कर रहे थे? सिर्फ इसकी बात कर रहे थे, है ना। और दूसरा क्या होता है? कैपिटल अकाउंट, जिसमें एफडीआई वगैरह आता है, हम लोग डिटेल में इकोनॉमिक्स के क्लासेस में पढ़ेंगे। इनफैक्ट अगला चैप्टर ही एफडीआई के ऊपर है, तो पढ़ेंगे, समझेंगे। आगे चलते हैं। स्टेबल बैंकिंग सिस्टम इंडिकेटर। बैंकिंग सिस्टम हमारा बढ़िया चल रहा है। कैसा चल रहा है? बढ़िया, स्टेबल। ये इकोनॉमिक सर्वे बोलता है ना। सितंबर 2022 में CRAR एक रेटिंग होता है, एक मेजर्स होता है, इंडिकेटर होता है। बैंकों का कितना था? 16। जितना अच्छा हो, जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। और अभी कितना है? 16.7। मतलब हमारे बैंक्स का हेल्थ क्या है? अच्छा है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में बैंकों का एक जो पापा बैंक बैठते हैं, है ना, कहाँ पे? बेसेल में। करंट अफेयर्स में पढ़ाया था ना, बेसेल स्विट्जरलैंड में। तो वो बेसेल नॉर्म्स देते हैं। क्या देते हैं? बेसेल नॉर्म्स। और बेसेल नॉर्म्स ये बोलता है कि बैंक्स के पास CRAR कम से कम 8% रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 8%। आरबीआई बोलती है कि वो 8% बोलता है, तो आरबीआई इंडिया में बोलती है कम से कम 9% रखो। और हमारे पास कितना है? 16.7। अब CRAR है क्या? है ना, ठीक है। रिस्क वेटेड एसेट जो है ना, कितना आपने लोन दिया है जो रिस्की लोन है। कैसा रोल है? रिस्की। और डिवाइड बाय द कैपिटल, कितना कैपिटल आपके पास है और कितना आपने रिस्की लोन दिया हुआ है। समझ में आई बात? अगर बैंक्स ने रिस्की लोन ज्यादा दिया हुआ है तो उस रिस्की लोन के वापस आने का चांस क्या होगा? कम हो सकता है। तो उसके एवज में बैंक्स अपने पास बहुत ज्यादा क्या रखे? कैपिटल रखे, कि वो पैसा नहीं भी आएगा तो पैसा है हमारे पास। तो वैसे बैंक के डूबने के चांस कम होंगे कि नहीं होंगे? फेलियर होने के चांस कम होंगे कि नहीं होंगे? बट मान लो बैंक्स ने बहुत रिस्की लोन दिया, नीरव मोदी को दे दिया, विजय माल्या को दे दिया, और पैसा बैंक के पास है ही नहीं। कल वो पैसे नहीं लौटाए तो बैंक प्रॉब्लम में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ में आई बात? तो जितना लोन आप देते हो, खासकर रिस्क आपका जो है, उसके हिसाब से आपके पास जो कैपिटल है वो रेशियो किस में आता है? CRAR में आता है। समझ में आई बात? ठीक है। बाकी इसको भी इकोनॉमिक क्लास में पढ़ते हैं। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR ऑल्सो नोन एज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसको CAR भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CAR। इसको CRAR भी बोलते हैं और CAR भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पे क्वेश्चन आता है। CRAR इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल बैंक एंड बैंक रेगुलेटर। इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? RBI, है ना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, उसका बस नाम है, काम वो नहीं है, नॉर्मल बैंक जैसा है वो। टू प्रिवेंट कॉमर्शियल बैंक्स फ्रॉम टेकिंग एक्सेस लेवरेज एंड बिकमिंग इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब कि दिवालिया घोषित नहीं हो जाए बैंक। समझ में आ रही बात? लेवरेज मतलब कि तुम्हारे पास कितना पैसा है और तुम उससे कितना बड़ा काम कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? लेवरेज बोलते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास 2 लाख रुपया है, तुम 10 लाख का रिस्क ले लेते हो, तो ज्यादा लेवरेज ले रहे हो तुम। 2 लाख है, 3 लाख का रिस्क ले रहे हो, इट्स स्टिल ओके। समझ में आ रही बात? दैट इज कॉल्ड लेवरेज। द बेसल 3 नॉर्म्स स्टिपुलेटेड अ कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट ऑफ कितना? 8%, है ना। इंडिया में कितना? आरबीआई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए कितना मेंटेन करती है? 9। लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स के लिए, कौन से बैंक? गवर्नमेंट बैंक को बोलती है कि तुम 12% रखो और ज्यादा रखो, है ना। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में गवर्नमेंट भी आ जाते हैं और प्राइवेट भी आ जाते हैं जो कमर्शियल एक्टिविटीज करते हैं। जब हम बैंकिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के बारे में। अरे जो कमर्शियल एक्टिविटीज करती है, बात खत्म। ठीक बात है। तो जनरली उनके लिए कितना है? 9%। बट उसमें भी जो गवर्नमेंट वाले हैं उनके लिए कितना है? 12%। तो अभी हम कितने पे चल रहे हैं? 16.7। मच सेफर है कि नहीं है? तो आप ये बोल सकते हो कि नहीं कि अब इंडिया के बैंक्स की जो कंडीशन है, हालत है, वो क्या है? अच्छी है। समझ में आ रही बात? इट इज अराइव्ड बाय डिवाइडिंग द कैपिटल ऑफ द बैंक विथ एग्रीगेटेड रिस्क वेटेड एसेट फॉर क्रेडिट रिस्क। ठीक है, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, तीनों रिस्क। क्रेडिट रिस्क जितना पैसा दिया है उसमें रिस्क, मार्केट का भी रिस्क, है ना, कि मार्केट ही मान लो आपने पैसा किसी ऐसे इंडस्ट्री के लिए दे दिया जो आगे ग्रो ही नहीं करेगा। समझ में आई बात? जैसे आपने दे दिया पैसा, किसको दिया? नोकिया का बैलेंस बहुत अच्छा है, बट आपने दे दिया हाँ आप हैंडसेट बनाओ वैसा वाला, ठीक है, वो मार्केट ग्रो करेगा नहीं।
तो वो मार्केट रिस्क में आ जाएगा, और ऑपरेशनल रिस्क, सबको कवर करते हुए नीचे में, और ऊपर क्या है उसका कैपिटल। तो कैपिटल जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। समझ में आ रही बात? RBI tracks CRAR of a bank to ensure that the bank can absorb a reasonable amount of loss and complies with statutory capital requirement, कि उनको reasonable loss हो रहा है तब भी उसको क्या कर ले, absorb कर सके। समझ में आई बात? The higher the CRAR of a bank, the better capitalized it is। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वही PMI है, इंडिया का PMI। वो कैसा था, वर्ल्ड के बारे में बात हो रही थी। इंडिया का PMI है ना, PMI मैन्युफैक्चरिंग ब्लू से, येलो से सर्विसेज, और यहाँ ये वाला ब्लू जो बैगनी है, वायलेट है, इससे कंपोजिट। तो ये देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे जून 21 जब कोविड आया था उधर ही नीचे दिखेगा, बाकी 50 के ओवरऑल तीनों ऊपर ही दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं? मैन्युफैक्चरिंग भी 50 के ऊपर है, सर्विसेज भी 50 के ऊपर है, कंपोजिट भी 50 के ऊपर है, मतलब हम अच्छा कर रहे हैं। अरे समझ में आया है ना? इधर आसपास भी हम लोग 55 के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, इधर थोड़ा सा नीचे आया है, यहां से दिख रहा है ना? अगस्त 24 के बाद इधर अक्टूबर दिसंबर में हमारा क्या हुआ है, थोड़ा डिक्लाइन, क्योंकि लोग दिवाली मनाते हैं एक महीना, ठीक है, दशहरा मनाते हैं, तो थोड़ा ये जो है सीजनल होता है। क्या होता है, कई बार चीजें क्या होती हैं, इसलिए इकोनॉमिक्स को क्या बांटा जाता है, क्वार्टर में बांटा जाता है ना? 12 मंथ्स होते हैं ना, 3-3 महीने का क्या बांटा जाता है, एक एक क्वार्टर माना जाता है। चैप्टर 1 खत्म हो गया हमारा, चैप्टर 2 पढ़ते हैं। चैप्टर 2 इज लास्ट फॉर टुडे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ गया होगा अभी तक आपको। अब सोचो ऐसे 13 चैप्टर है, ठीक है, एक दिन में पढ़ाने में कितना टाइम लगेगा? एटलीस्ट 6-7 घंटे तो लगेगा, 5 घंटे तो कहीं नहीं जा रहा है ना? ठीक है, तो सिर्फ मैं समरी पढ़ा दूं उससे नहीं होगा। मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट, द कार्ट एंड द हॉर्स। कार्ट को भी ठीक रखना है और हॉर्स को भी। अब ये बात किसका कर रहा है, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। अगेन ये किसकी बात कर रहा है, अगेन ये कैपिटल की बात कर रहा है। समझ में आई बात कि कैपिटल में क्या चल रहा है हमारा, है ना? अब देखो बैंक्स की बात कर रहे हैं, बैंक्स की बात करते हैं। बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स जो, ये चैप्टर छोटा है पहले वाले से, टेंशन नहीं लो, जल्दी हो जाएगा। बैंक्स की जो बात करते हैं हम लोग, तो बैंक्स क्या करती हैं, लोन देती हैं। जो बैंक्स लोन देती है वो उनका एसेट है, क्योंकि उसी पे उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, है ना? बैंक में तुम पैसा जो जमा करते हो वो तो वापस देना है उसको, वो उसके लिए लाइबिलिटी है कि यार ले जा तू पैसा यार। समझ में आ रही बात? जो वो लोन दिया है वो उसका क्या है, एसेट। ठीक है, अब लोन दिया है बट लोन वापस नहीं आ रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, EMI नहीं आ रही है, तो वो एसेट स्ट्रेस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? किस में आ जाएगा, स्ट्रेस में। तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस्ड एसेट, है ना? और कई बार जब 3 मंथ तक 90 डेज तक EMI आनी बंद हो जाए, कि 90 डेज में कोई EMI नहीं आया, हर महीने आनी चाहिए, तो 90 डेज तक EMI नहीं आया तो बैंक्स उसको NPA बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, NPA, कि ऐसा एसेट है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, नॉन परफॉर्मिंग हो गया है। कैसा हो गया है, नॉन परफॉर्मिंग, है ना? जैसे मान लो तुमने कुछ लोन ले लिया, पर्सनल लोन या कुछ भी, 3 महीने तक उनको इंटरेस्ट नहीं दिया, ठीक है, वो तुमको भले ही गाली दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तुम दे ही नहीं रहे हो, तुम फोन बंद कर दिए, तुम घर से भाग गए, वो तुमको ट्रैक ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर लिया उन लोगों ने, तुमने 3 महीने तक लोन वापस किया ही नहीं। समझ में आई बात? अब क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो लोन हो गया वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में चला जाएगा। समझ में आई बात? जैसे विजय माल्या लेके भाग गया, नीरव मोदी लेके भाग गया, तो ऐसे वाले लोन किस में चले जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग, है ना? और ज्यादा टाइम बढ़ेगा तो लॉस्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो कहने की बात यह है कि देखो मार्च 21 में बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना था, 7.3, अभी कितना है, 2.6। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक का क्या हुआ है, काफी कम हुआ है। समझ में आ रही बात? इंप्रूवमेंट इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा है, 0.7% से कितना हुआ है, 1.4%। मतलब बैंक्स प्रॉफिटेबल भी हो रही है। अरे जो बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है वो बिजनेस चलाओगे क्या, नहीं चलाओगे। बैंक्स बंद हो जाएंगी तो ये सेक्टर यहां बहुत खतरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? तो गवर्नमेंट को ये स्पेशल ध्यान रखना है कि पूरे बैंक्स चलें, प्रॉफिटेबल चलें। समझ में आई बात, है ना? चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो, बैंकिंग अच्छे से चले, नहीं तो यहां खतरा आ जाएगा। यहां खतरा आया तो पूरा इकोनॉमी खतरे में ही है। लोगों का क्या कर लोगे,
जब तक कैपिटल ही नहीं होगा। अरे समझ में आ रही बात? तो बैंक्स क्या करते हैं, कैपिटल को और ज्यादा मोबिलाइज करते, तुमसे लिया उसको दिया, है ना। तुमको नहीं पता किससे लेना है, उसके पास है, उसको नहीं पता किसको देना है जिससे इंटरेस्ट मिले। बैंक क्या जाती है बीच में कि तुम मुझे दो तुम मुझसे ले लो, है ना। बीच में ट्रस्ट भी तुमको टेंशन नहीं है। तो पैसे का क्या करती है, फाइनेंसेस का मोबिलाइजेशन करती है। समझ में आया? ठीक, आगे चलते हैं। व्हाट आर एनपीए? एनपीए बता दिया, 90 डेज तक नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एनपीए। अब जो पैसे नहीं आ रहे हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में डाला जाता है, लॉस्ट एसेट, डाउटफुल एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, है ना। ये लोन का क्या होता है, क्राइटेरिया होता है। ठीक है, जैसे बैंकिंग और एनपीए पढ़ेंगे हम लोग तो इसको डिटेल में हम लोग समझ लेंगे। फिलहाल के लिए मैंने दे दिया है कि अगर आप पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। बैंक क्रेडिट स्टडी, बैंक का जो क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब लोन देना, देने को क्या बोलते हैं, क्रेडिट, है ना। वो क्या है, स्टडी है, मतलब बढ़िया है, सही चल रहा है ना। 20 और 21 छोड़ दो, कोविड वाला ईयर था, तो इधर देखोगे तो 24 जो ईयर था उसमें 16.3% था, 23 में कितना था, 15%। और यहां से देखोगे अप्रैल 24, तो ये एक एक क्वार्टर वाइज है, अप्रैल 24, अगस्त 24, सितंबर, नवंबर, तो इसके हिसाब से 15, 15, 14, 12, यहाँ पे भी बैंक का क्रेडिट जो है वो स्टडी है, मतलब लोग बैंक से क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। समझ में आई बात? अगर लोग बैंक से पैसा नहीं लेंगे तो लोग बैंक से पैसा दो पर्पस के लिए लेंगे ना, या तो लेके कंज्यूम करेंगे और या तो लेके इंडस्ट्रीज बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज ठीक चल रहा है ना। अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है वो आपको बता दूं। गरीब लोग, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना आई, नाम सुना आप लोगों ने, है ना। तो बैंक अकाउंट होना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन है, फाइनेंशियली आपको इंक्लूड कर लिया गया। आज अगर आपको पैसे की जरूरत है, चाहे कंजम्पशन के लिए है चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए है, और आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, है ना, ठीक है, आप किसी के पास जा रहे हो, नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। खासकर गांव के लोग जो पहले जाते थे, है ना, और सेठ साहूकार जो होते थे अंगूठा ले लेते थे और अंगूठा लेके जमीन हड़प लेते थे, तो वो किसकी वजह से है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होने की वजह से। अगर किसी पर्सन का बैंक अकाउंट है, सेविंग वो उसमें कर रहा है, उसको बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइस मिल रही है, समझ में आ रही बात, उसको इंश्योरेंस मिल रहा है, उसको पेमेंट्स वगैरह की सुविधा है, समझ में आ रही बात, वो लोन ले सकता है ना। आज के दिन में उसके पास यूपीआई है, उसके पास कार्ड है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, समझ रहे हो। ये सारा सिस्टम अगर किसी के पास है तो उसको क्या बोलोगे, वो फाइनेंशियली इंक्लूडेड है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन समझ में आ गया ना, है ना। और ये सब कुछ खासकर लो इनकम ग्रुप के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की जाती है। जो हाई इनकम ग्रुप है उसके बाद तो पैसा है ही, और लो इनकम ग्रुप जो है वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे बैंकिंग सर्विसेज को अफोर्ड कर पाए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि अकाउंट मेंटेन करने के लिए आप महीने का 10,000 दीजिए बैंक को, फिर लो इनकम ग्रुप अफोर्ड कर पाएगा क्या? नहीं। अकाउंट खुलवाने के टाइम पे कम से कम बैंक में मिनिमम 50,000 होने चाहिए, खुलवा ही नहीं पाएगा। तो जो बैंक्स खुलवाए, अकाउंट खुले, वो जीरो बैलेंस पे खुले कि नहीं खुले, कैसे खुले, जीरो बैलेंस पे, रुपए कार्ड मिला कि नहीं मिला। तो इसका मतलब लोगों को क्या किया गया, फाइनेंशियली इंक्लूड। अब ये सर्वे क्या बोलता है, सर्वे, ठीक है, सर्वे बोलता है कि गांव में रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एडवांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। समझ गए? गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंप्रूवमेंट इन आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। आरबीआई का इंडेक्स है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, प्रीलिम्स में इतना भी पूछा जा सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय ऑप्शन आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और भी दो ऑप्शन हो सकता है, प्राइवेट एक एनजीओ का नाम दे देगा। फ्रॉम 53.9 2021 में टू 64.2। रीजनल रूरल बैंक करके बैंक्स होते हैं जिसके 22,000 से ज्यादा ब्रांचेज हैं, है ना। इन लोगों ने बहुत सारा लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन कराया। सिर्फ अकाउंट खोलना इंक्लूजन नहीं है, अकाउंट खोलना और भी सर्विसेज देना उनको, वो लोन ले पाए, भले ही छोटा लोन हो। ऐसा नहीं कि कोई गरीब आदमी है उसको 50 करोड़ का लोन चाहिए, 50,000 का ही ले पाए, 5,000 का ले पाए। समझ में आ रही बात, है ना। डिपॉजिट्स, और यहाँ पे क्या है, एडवांसेस। दूसरा है परफॉर्मेंस ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है ना। बात अगेन हम कहाँ के कर रहे हैं, बात अगेन हम यहाँ के कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट, पैसा, ठीक है। अब तुमको चाहिए पैसा, पैसा चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास लैंड है या तुम रेंट पे ले सकते हो,
समझ में आई बात? तुम्हारे पास लेबर है, तुम खुद करोगे मेहनत, दिमाग भी तुम खुद लगाओगे, बट इन सबको के लिए क्या नहीं मिल रहा तुमको? पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है। अब पैसा नहीं मिल रहा तो शार्क टैंक जाओगे, तो शार्क टैंक क्या दे रहे हैं तुमको? कैपिटल ही दे रहे हैं, है ना। तो वो शार्क टैंक छोड़ो, शार्क टैंक के अलावा जो ओवरऑल मार्केट है जिसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं, जहां से आप जाके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकते हो, मतलब लोन ले सकते हो, या बोल सकते हो कि देखो तुम पैसे लगा दो, तुमको भी 30%, 40%, 50% का क्या मिल जाएगा? पार्टनरशिप दे देंगे। जितना ग्रोथ होगा उसका आधा तुम्हारा हो जाएगा, जितना प्रॉफिट होगा उसका आधा तुम्हारा, तुम क्या लगा दो? पैसा। समझ में आई बात? उसके लिए जो मार्केट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट। जो फुली फ्लेज्ड मार्केट है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल मार्केट, है ना। स्टॉक मार्केट का नाम सुना है आप लोगों ने, शेयर मार्केट का नाम सुना है। उसमें क्या हो रहा है? उसमें कंपनी के शेयर्स बिक रहे हैं। क्या बिक रहे हैं? शेयर्स। आपने एक कंपनी खड़ी की, बहुत अच्छी, 3-4 साल उसको चलाया, सारा जीएसटी वीएसटी पे किया, सब कुछ किया, फिर आप किस में रजिस्टर करा सकते हो? स्टॉक एक्सचेंज पे, कि आपका जो स्टॉक्स है, मतलब शेयर है आपकी कंपनी का, हिस्सेदारी, वो कोई भी और खरीद सकता है। समझ में आई बात? जो भी उसका रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। आ रही बात समझ में? तो फिर लोग उसको शेयर खरीद रहे हैं तो पैसे दे रहे हैं, वो पैसा किसके पास आ रहा है? आपके पास। अब आपके पास पैसा नहीं था, आप लगाओ, लोगों ने शेयर खरीदा कि प्रॉफिट होगा तो उनके पास भी जाएगा, उसके एवज में उन्होंने क्या दिया? आपको पैसा दिया, है ना। म्यूचुअल फंड का नाम सुना है? बोलो। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है? कि आपका जो पैसा है वो 30, 40, 50 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा डिवाइड होके लग रहा है। एक कंपनी में क्यों नहीं? एक कंपनी डूबा तो गया, 50 कंपनी तो एक साथ नहीं डूबेगा ना, है ना। 2-2% सब में लगा हुआ है, 2-3 डूब भी गया तो बाकी अच्छा भी तो कर रहा है। तो ओवरऑल आपका रिस्क क्या हो जाता है? म्यूचुअल फंड में कम हो जाता है। बट कोविड जैसा टाइम रहेगा तो रिस्क तो रहेगा ही। अदरवाइज म्यूचुअल फंड जैसे टाइम में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में आपका रिस्क क्या रहता है? कम। म्यूचुअल फंड में लोग क्या करते हैं? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, है ना। कि सैलरी आया 50,000, हर महीने 5,000 रुपये कट जा रहा है अकाउंट से, और कहाँ जाके चला जा रहा है? म्यूचुअल फंड में। मतलब आपका पैसा 50 अलग अलग कंपनी में, या 100 अलग अलग कंपनी में, या 20 अलग अलग कंपनी में थोड़ा 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 अपने हिसाब से क्या हो गया? इन्वेस्ट हो गया, है ना। उसको एक प्राइवेट जो है कोई भी फॉर्म मैनेज कर रहा है, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे कोई भी बैंक हो, वो उसको मैनेज कर रहा है कि आपने पैसा दिया, अब कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, यहाँ यहाँ हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये इकोनॉमिक सर्वे यही बोल रहा है कि अगर हम म्यूचुअल के फंड की बात करें तो नंबर ऑफ यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर डबल्ड फ्रॉम 2.9 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 22 टू फाइनेंशियल 5.6 करोड़ एज ऑफ दिसंबर 2024। म्यूचुअल फंड, नए वाले म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग डबल हो गए 3 साल के अंदर में। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? अब म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? उनको पता है कि अगर इकोनॉमी अच्छी करेगी, वो कंपनीज अच्छी करेगी जहां उनका पैसा लगा हुआ है, तो उनको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। आ रही बात समझ में? नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट मतलब जिससे आप शेयर खरीदोगे। एक अकाउंट होता है बैंक अकाउंट, जिससे आप पैसे का एक्सचेंज करते हो। बैंक में ही आप क्या बनवा सकते हो? डीमेट अकाउंट। या बहुत सारा ऐड नहीं देखते हो, ग्रो ग्रो करो ग्रो करो, वो सब क्या है? डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट 33% बढ़ गया, रोज बाई 33% टू 18.5 करोड़ एट द एंड ऑफ दिसंबर, है ना। हर साल 33% बढ़ रहा है। मतलब अगर इस साल 1 करोड़ लोगों के पास डीमेट अकाउंट है तो अगले साल 1.33 करोड़ लोगों के पास डीमेट अकाउंट होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। 11.1 लाख करोड़ मोबिलाइज्ड फ्रॉम प्राइमरी मार्केट ड्यूरिंग अप्रैल से दिसंबर, 5% मोर देन अमाउंट मोबिलाइज्ड इन फाइनेंशियल ईयर 24। मतलब 11.1 लाख करोड़ जो है प्राइमरी मार्केट से पैसा गया, है ना, डीमेट अकाउंट और ये सब कुछ मिला के, ठीक है, जो पिछले साल से 5% ज्यादा था। नंबर ऑफ आईपीओ इंक्रीज हुए। आईपीओ क्या होता है? तुमने एक कंपनी बनाई अपनी, ठीक है। अब पहली बार तुम सोच रहे हो कि पहली बार उसमें उसको हम कहाँ कर देते हैं? स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर देते हैं, और पहली बार तुम्हारे शेयर्स लोग खरीदें, पहली बार, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब आईपीओ। तो आईपीओ बहुत सारा बढ़ गया, मतलब बहुत सारी कंपनी रजिस्टर हो रही है, बहुत सारी कंपनी बन भी तो रही है। आ रही बात समझ में? तो ये सारा क्या है? कैपिटल मार्केट का खेल है। इंडियाज मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो स्टूड एट 136%। मतलब जितनी कंपनीज है इंडिया में, उनका जो कैपिटलाइजेशन है, मतलब ओवरऑल वैल्यू है, वो इंडिया की जीडीपी को क्रॉस कर गया।
समझ में आ रही बात? मतलब इंडिया के कंपनीज में लोग इतने ज्यादा पैसा लगा रहे हैं कि उनका ओवरऑल वैल्यूएशन ही बढ़ गया। समझ में आई बात? तो इंडिया का कैपिटल मार्केट्स का परफॉर्मेंस क्या है, बहुत स्ट्रांग है, ऐसा ये बोल रहा है। रीजनल रूरल बैंक क्या है? रीजनल रूरल बैंक जो होता है स्पेशली रूरल सेक्टर के लिए होता है, रूरल सेक्टर में ग्रोथ के लिए होता है। 1975 में रीजनल रूरल बैंक एक्ट बना और रीजनल रूरल बैंक को क्या किया गया, एस्टेब्लिश किया गया। समझ में आई बात? ठीक है, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक से क्या है, अलग है। और रीजनल रूरल बैंक में क्या होता है, ये भी जब आप बैंकिंग पढ़ोगे तो डिटेल में समझोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक कोई भी प्राइवेट बैंक, आईसीआईसी या कोई भी शेड्यूल बैंक हो सकता है, एसबीआई वगैरह भी, ये तीनों मिल के रीजनल रूरल बैंक बनाते हैं। इनका मेन काम है रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। मेन काम तो आपने पहले ही देख लिया। समझ में आ रही बात? तो अब मेन काम के बारे में पढ़ना का जरूरी है ही नहीं। टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द सेविंग ऑफ द कस्टमर, टू क्रिएट क्रेडिट एंड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी रूरल एरियाज में। ठीक है। कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट refers to that part of the broader financial market which provides a market for borrowing and lending of medium and long term fund above 1 year, है ना। मनी मार्केट किसको बोलते हैं? एक साल से छोटे के लिए और एक साल से बड़े के लिए किसको बोलते हैं? कैपिटल मार्केट बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज भी हम अलग अलग इकोनॉमिक्स के चैप्टर में पढ़ते हैं, तो इनका लोड लेने का जरूरत नहीं। समझ में आई बात? ये पढ़ते हैं हम लोग, बस ऐसे बेसिक्स के लिए बता दिया है। ठीक है, तो विद दैट फर्स्ट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे इज ओवर। वी हैव कंप्लीटेड 2 चैप्टर्स अलोंग विद द प्रीफेस, है ना। कल हम लोग फिर मिलेंगे और देखते हैं कल कितना चैप्टर कर पाते हैं। उसके बाद मे भी एक बार और मिलेंगे एंड वी विल कंप्लीट। कल भी कंप्लीट कर सकते हैं बट 4 घंटे क्यों पढ़ना है एक बार में, है ना। ठीक है, आराम आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलो फिर, थैंक यू, जय हिंद। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बताओ, समझ में आया?